69 बीपीएससी के लिए हम लोग डेली एक सेट का प्रैक्टिस किया जाएगा। सेट नंबर 1, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन पढ़ा जाए कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने अड्डा बना लिया था। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति थी और साथ ही बिहार भी आने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कोचीन में खोला था 1503 ईस्वी में, कोचीन यानी कि केरल में। और पुर्तगाली ने गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था। पुर्तगालियों ने हुगली पर अधिकार कर वहां से जो भी जहाज गुजरते थे उसके लिए उन्होंने लूटपाट करना शुरू कर दिया। तो पुर्तगालियों ने हुगली पर अधिकार इसलिए ही किया था कि क्योंकि वह जहाजों से लूटपाट करेंगे। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1630-32 के बीच हुगली क्षेत्रों में बहुत सारा लूटपाट किया और वहां भय एवं आतंक का वातावरण बना दिया। इसी क्रम में 1630-32 में शाहजहां ने सेनापति कासिम खान को, किसको? कासिम खान को। शाहजहां ने अपने सेनापति कासिम खान को पुर्तगालियों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए बंगाल भेजा। तो प्रश्न यहाँ से आएगा कि 1630-32 में शाहजहां ने किसे जो है पुर्तगालियों को अत्याचार से मुक्त करने के लिए हुगली भेजा था? कासिम खान को। कासिम खान ने क्या किया कि जून सितंबर 1632 के बीच पुर्तगालियों का दमन किया, खूब धुआई किया पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में, जो इधर क्षेत्र था हिंद महासागर का, यहाँ पर कार्च व्यवस्था को लागू किया था, यानी कि एक प्रकार का परमिट पत्र था जो समुद्री जहाजों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया था। या आप जो है इस समुद्री क्षेत्र से कोई भी व्यापार कीजिएगा तो आपको मेरा एक प्रमाण पत्र लेना होगा, अगर नहीं लीजिएगा तो आपके जहाज को लूट लिया जाएगा। फिर आगे चलकर बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के आदेश पर हुगली में प्रथम अंग्रेज कारखाना 1651 में ब्रिजमैन की अध्यक्षता में स्थापित हुआ। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम अंग्रेज कारखाना हुगली में कब स्थापित हुआ था? 1651 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ब्रिजमैन की। और किस बंगाल का नवाब कौन था वहां पर? शाह शुजा। ठीक है, दूसरा प्रश्न बताइएगा लोग, कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता था? मैसूर का जो नवाब कौन सा? टीपू सुल्तान। अंग्रेजे जीते थे, कोई जीत नहीं हुआ था उसमें। हैदर अली अंग्रेज में, टीपू सुल्तान। देखिए, हैदर अली जीत गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से लेकर 1769 के बीच। प्रथम अंग्रेजों और मैसूर जो राज्य था उसके बीच युद्ध होता है 1767 से लेकर 69 के बीच, और इसमें हैदर अली जीत गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ 1780-84 में, और इसी युद्ध में जो है, इसी युद्ध के दौरान पोटोनोवा के युद्ध में हैदर अली को आयरकुट ने पराजित किया था। ठीक है, 1781 में। और इसी के युद्ध के बाद जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो इसको ध्यान से फिर से पढ़ लिया जाए कि प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच। इसमें हैदर अली की जीत हो गई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच, और इसमें हैदर अली की हार हो जाती है। और पोटोनोवा के युद्ध में हैदर अली हारता है और अंग्रेज कमांडर आयरकुट जीत जाता है। ठीक है, 1781 में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच, और इसी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, और इसमें भी टीपू पराजित होता है और युद्ध स्थल में ही मारा जाता है, और उस समय बेलेजली था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान और ऑर्थर बेलेजली के बीच युद्ध हुआ, और इसमें श्रीरंगपट्टनम जो इसकी राजधानी थी टीपू की,
युद्ध में युद्ध करते समय टीपू 4 मई 1799 को अपने राजधानी के किला के प्रवेश द्वार के बाहर युद्ध करते हुए मारा गया। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू को। टीपू का कथन है कि भेड़ों की तरह 100 साल जीने के बजाय शेर की तरह एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। तो यहां से ये प्रश्न आएगा बार बार कि भेड़ों की तरह 100 साल जीने के बजाय शेर की तरह एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रणभूमि में मारे जाने वाला एकमात्र शासक भारत में कौन है? टीपू सुल्तान ही है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। तो यहां से ये प्रश्न हम लोगों ने इसको क्लियर किया। तो मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, बताइएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूरी को युद्ध कब हुआ था? 1767-69। इसमें हैदर अली जीत गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780-84 में। इसमें हैदर अली हार गया था। किससे? पोटोनुआ के युद्ध में आयरकुट से। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92। इसमें टीपू हार गया था और अपने राज्य का आधा भाग इसको अंग्रेजों को देना पड़ा, टीपू को, और अपने 2 बेटों को भी बंधक के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। फिर जो है टीपू अपना देह सरिया कर लड़ाई लड़ता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। और इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू जो है युद्ध स्थल में मारा जाता है। ठीक है। और मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को। और किसने यह कहा था कि भेड़ों की तरह 100 साल जीने की बजाय शेर की तरह एक दिन की जिंदगी बेहतर होगी? टीपू सुल्तान ने कहा था। ठीक है। तो जरा सा हम लोग अंग्रेज और मैसूर के संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं कि 1761 में हैदर अली जो है वो मैसूर का शासक बनता है। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध के दौरान हो गई और हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका बेटा टीपू सुल्तान राजा बना। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध 80 से 84। और उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और यही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 जो हुआ, उसी में पोटोनुआ के युद्ध में सर आयरकुट के हाथों हैदर अली पराजित हो जाता है, बाद में मर गया। माने युद्ध में युद्ध खत्म होने के बाद घायल हो गया होगा, तब जाकर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? 90 से 92 के बीच कार्नवालिस। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790-92, इसमें कार्नवालिस था और इसमें मैसूर के खिलाफ मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना तीनों मिलकर लड़ रहे थे तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान के खिलाफ। ठीक है। और केरल वाला भी त्रावणकोर का राजा भी इसमें शामिल था। मराठा, हैदराबाद के निजाम, अंग्रेज और त्रावणकोर के राजा, ये चारों राज्यों की या देशों चारों की संयुक्त सेना जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 में कार्नवालिस का सहयोग करके टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया और टीपू सुल्तान की आधा राज्य ले लिया और साथ ही युद्ध हार जाने के रूप में 2 बेटों को भी रख लिया। वही बेटा जब लौट कर आया तो कहा कि चर्बी वाले कारतूस का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं 1857 के क्रांति में। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर जो झंडा था उस पर किसकी तस्वीर थी? शेर की। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। तो ये भी बार बार पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों का अंत कैसे हो गया इंडिया से? वांडीवास के युद्ध से। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट ने। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने, और बुरी तरह पराजित हो गए थे। कुछ संधियां हुई हैं अंग्रेजी और मैसूर के बीच, जिसमें प्रथम, इसका ट्रिक है, प्रथम द्वितीय तृतीय,
3 गो संधि हुआ, चतुर्थ में तो टीपू सुल्तान मारा गया तो पूरा हड़पिए लिया सब। तो ममंग श्री क्या है ट्रिक, ममंग श्री। म से हो गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। और इसी में ना आधा राज्य उसको दे देना पड़ा, 2 बेटों को बंधक रखना पड़ा। इसके बाद फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा तो टीपू को भाई मार दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे हम लोग चलें। अच्छा, प्रथम आंग्ल, अब आइए मराठा युद्ध में, ठीक है। तृतीय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 90 से 92, 1790 से 92, ठीक है। 90 से 92, देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध माने अंग्रेज और बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26, ठीक है। और प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से 1782। और इसी 1782 में सालाबाई की संधि होती है किसके किसके बीच? अंग्रेजों और मराठों के बीच। तो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782। और इसी 1782 में सालाबाई की संधि होती है अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92। और इसी में ना कौन संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम क्या था? टीपू सुल्तान का राजधानी था। और प्रथम अंग्रेज बर्मा युद्ध 1826। बार बार पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने प्रथम बार बर्मा से कब युद्ध किया? 1824 से लेकर 26 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। मिल गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति पर हुआ। और इसमें टीपू का आधा राज्य छीन लिया गया और करोड़ों रुपये की क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया गया। और जमानत के रूप में टीपू के 2 पुत्रों को बंधक बनाकर बंगाल भेज दिया गया। किस युद्ध के पश्चात? तीसरा। और कौन सी संधि किया गया? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और द्वितीय जो ये युद्ध है आंग्ल क्या बोलते हैं मैसूर युद्ध 1780-84, इसमें मंगलोर की संधि की गई थी जिसमें टीपू को हराया गया था। दूसरा में टीपू थोड़ी है, दूसरा में हैदर अली। हाँ, दूसरा में हैदर अली। चतुर्थ में तो कहानी खत्म कर दिया गया। यहाँ से ये क्लियर है। अब बताइएगा लो, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ कौन सा राजा जो था उसने बगावत नहीं किया? ठीक है। तो हैदराबाद का जो निजाम था उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कभी भी बगावत नहीं की। और बगावत नहीं की तो बाद में वो भी अलग अपना देश बनाना चाहता था तो क्या किए? सरदार पटेल पुलिस कार्रवाई कर दिए। पुलिस कार्रवाई करके क्या किए? मिला लिए वल्लभ भाई पटेल। निजामुल मुल्क द्वारा सन 1724 में हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। अब यहाँ से ये प्रश्न काफी बार ये पूछा गया है। उत्तरवर्ती मुगल काल में हम लोग देखें, देखिए हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? चिनकिली। देखिए 3 गो नाम है, चिनकिलीज खां कहिए या निजामुल मुल्क कहिए या आसफ जहां कहिए। चिनकिलीज खान, निजामुल मुल्क या आसफ जहां, ठीक है। देखिए क्या क्या नाम था उसका? हैदराबाद की स्थापना चिनकिलीज खान, निजामुल मुल्क या आसफ जहां। और हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी। कब की थी? 1724 ईस्वी में। 1724 ईस्वी में। और उस समय राजा कौन था? मुहम्मद शाह। कौन? मुहम्मद शाह रंगीला। क्योंकि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। और एक संगीतकार के रूप में मुहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। और यही वह मोहम्मद शाह है जिसने जजिया कर को अंतिम रूप से भारत से समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही यानी कि 1719 से लेकर 1748 तक वह राजा बनता है, भारत का सम्राट, मुगल बादशाह का। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलीज खान ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना कर ली। तो हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने, अवध की स्थापना ईरानियों ने। ईरान का सम्राट जो नादिर शाह था उसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। और उस समय दिल्ली का राजा कौन था?
मुहम्मद शाह, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ से हमने पढ़ा कि हैदराबाद का जो निजाम था इसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कभी बगावत नहीं किया। और निजामुल मुल्क जो है यानी कि आसफ जहां या चिनखलीज खां 1724 में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही हैदराबाद में सल्तनत की स्थापना की। मीर कमरुद्दीन खां सिद्दीकी को चिनखलीज खां के नाम से, देखिए नया नाम आ गया, चिनखलीज खां कहिए, कमरुद्दीन खान सिद्दीकी कहिए, या निजामुल मुल्क कहिए, चाहे आसफ जहां कहिए, 4 गो नाम हो गया इसका। चिनखलीज खां को मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह ने ही निजामुल मुल्क या आसफ जहां की उपाधि दी थी। हैदराबाद का निजाम बेलजली के सहायक संधि नीति को 1798 में स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम राजा था। तो ये प्रश्न बार बार आता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद का निजाम कब स्वीकारा था? 1798 में। और सहायक संधि कर्ता कौन था? लॉर्ड वेलेजली। और सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले। 1857 में सैनिक विद्रोह में हैदराबाद के निजाम अंग्रेज के समर्थक रहे थे। विजयनगर के राजा द्वारा 1794 में विद्रोह किया गया था और इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और विजयनगर के जो राजा थे वे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजा के सेना का विघटन करने और 3 लाख रुपये मांग करने के कारण विद्रोह किए थे कि राजा अपना सैनिक खत्म कर दे और 3 लाख रुपया अंग्रेजों को दे। अंग्रेज सहायक संधि में क्या करता था कि मेरा सेना आपके राज्य में रहेगा, पैसा दीजिएगा आप और रक्षा करेगा वो आपका, यानी कि क्या है। इसलिए नेपोलियन कहा था कि बनियों का देश है अंग्रेज, लेकिन आपको किसी से बात नहीं करना है, सारा चीज हम करेंगे, आपको सुरक्षा, यानी कि एक प्रकार से अमेरिका कैसे कर रहा है जापान के साथ, बम भी गिराया और आज सुरक्षा का वादा देकर चाइना से उसको बचा रहा है, अब माल खींच रहा है। तो विजयनगर के द्वारा 1794 में विद्रोह क्यों किया गया था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि आप अपना सेना को खत्म कर दीजिए और हमको 3 लाख रुपया दीजिए। तमिलनाडु के पोलीगरू का जो विद्रोह है 1799 से 1801 के बीच बीपी कट्टावामान के नेतृत्व में हुआ। तो जब भी यह प्रश्न पूछा जाएगा कि पोलीगरू का विद्रोह कब हुआ था, 1799 से 1801 के बीच में, ठीक है, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। और इसके नेता कौन थे? बीपी कट्टाबामन। त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी का विद्रोह जो है कब हुआ था? 1808 से 9 में। तो बेलुथम्पी का विद्रोह 1799 से 1800, बेलुथम्पी का नेता कौन था? मेलुथम्पी। बेलाटम्पी का विद्रोह त्रावणकोर केरल में हुआ था और इसके नेता का नाम है मेलुथम्पी, ठीक है, 1808 से 9 में। कुछ प्रश्न छूट गया था कि प्रथम अंग्रेज बर्मा का जो युद्ध हुआ था 1824 से 26 के बीच, और इसी के अंतर्गत यानडब्ल्यू की संधि कब होती है? 1826 में। प्रथम अंग्रेज बर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? एम हर्स्ट था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। और यही वो चार्ल्स नेपियर है जिसने अफगान को भी जीता था। और जीतने के बाद क्या कहा? कोई किला जीता तो क्या कहा? अफगानी तूफान की पूंछ है, कहा था। तो यहां था कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1848-49 में। उसके बाद सिख राज्य को मिला लिया गया था और इस युद्ध में चार्ल्स नेपियर ने नेतृत्व संभाला था। 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। नेक्स्ट आइए लोग कि किस राज्य का विलय जो है अंग्रेजों द्वारा कब किया गया? सस जय बुझाना। देखिए संभलपुर का विलय अंग्रेजों द्वारा कब किया गया? यही हड़प नीति है जो डलहौजी ने किया था, संभलपुर का 1849 में। तो इसका ट्रिक है सस जैब उझाना, सस अब जय उझाना। रुक जाइए, इसका ट्रिक है। डलहौजी कहाँ गया? मर कहाँ से गया है? देखा ला डलहौजी है। देखिए डलहौजी के शासनकाल उसके डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के कारण अधिक याद किया जाता है। और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए गए, जिसका अपना बेटा नहीं है उसको मिला लेंगे, गोद ली हुई को नहीं मानेंगे, या कुशासन के आरोप में भी मिला लेता था।
तो सबसे पहले मिलाता है सतारा को, उसके बाद 1848 में, उसके बाद जैतपुर, बुंदेलखंड और संबलपुर को, 1849 में बघाट को, सजैस, ठीक है, सजैस, बऊ, झाना, क्या ट्रिक है, सजैस, बऊ, झाना, सतारा 1839, जैतपुर, संबलपुर 1849, बघाट, बघाट हिमाचल प्रदेश में है 1850, और उससे हो गया उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर कहाँ है, एमपी में 1852 में, अरे उदयपुर है, उदयपुर नहीं कह रहे हैं, उदयपुर मध्य प्रदेश वाला 52 में, और झांसी हो गया 1853 में, झांसी को मिलाया था, गोद लिया हुआ बच्चा लेकर घूम रही थी, और नागपुर को 18, सस जैब बहुझाना। तो सबसे पहले कौन हो गया, सतारा हो गया 1848, जैतपुर संभलपुर 49, अब बऊ बघाट हो गया 50, उदयपुर 52, झांसी हो गया झाना 53, अवध को तो 1856 में ही कुशासन के आरोप में मिला लिया था, इसलिए अवध से ज्यादा विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले किसको मिलाता है, सतारा को 1849 में, उसके बाद जैतपुर संभलपुर को 1849 में, उसके बाद बघाट 50 में, उदयपुर, उदयपुर एमपी वाला 52 में, और उसके बाद झांसी 53 में, और नागपुर 54 में, और 56 में अवध को कुशासन के आरोप पर। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में राज्य विस्तार के लिए व्यक्तिगत यानी कि हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का सिद्धांत को सहारा लिया। हड़प नीति के अंतर्गत जिस राजा के उत्तराधिकारी नहीं होते थे उसके राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में विलय करने की नीति अपनाया गया। भारत में प्राचीन काल से दत्तक पुत्र रखने की जो प्रथा थी उसे अस्वीकार कर दिया गया। डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले 1849 में सतारा को छीन लिया, 1849 में जैतपुर संबलपुर को, 50 में बघाट को, 52 में उदयपुर मध्य प्रदेश को, और 53 में झांसी को, 54 में नागपुर को, 55 में करौली को लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया। 1856 में अवध राज्य को कुशासन के आरोप पर नवाब वाजिद अली शाह से छीन लिया गया। तबे ने इसकी पत्नी जो थी बेगम हजरत महल अपने नाबालिग बच्चा बिदरिस कादिर को लेकर 1857 के विद्रोह में भाग ली। अब बाद में जब अंग्रेजों का दमन चक्र चला तो भागकर नेपाल चली गई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। हड़प नीति को किसने समाप्त किया, लॉर्ड कैनिंग ने। क्यों किया, क्योंकि 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश महारानी जो थी वो दोबारा नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया और जो राजाओं की वस्तु स्थिति थी रहने दिया गया। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पे चले। अच्छा, भारत में किस वायसराय के काल में इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। देखिए, भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड आईपीसी और सीपीसी पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने ही 1860 में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी जो है कानून बनाया। सिविल प्रक्रिया संबंधित कानून पहली बार 1859 में बनाया लागू हुआ था और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में संशोधित रूप से बनाया गया और इस कोड को 1 जनवरी 1909 को लागू किया गया। वर्तमान कानून क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी 1973 में बनाया गया जो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ है। भारत में प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 34 में बनाया गया। ठीक है, 34 में। इसका कार्यकाल क्या है, बेंटिक का। अरे यही ना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही 1828 से 1835 जो सती प्रथा का अंत किया था और इस लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और साथ ही मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। तो वही चीज हुआ है कि प्रथम विधि आयोग 1834 में किसकी अध्यक्षता में, मैकाले के, और गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम अंग्रेजी गवर्नर जनरल बेंटिक के। वायसराय कहेगा तो कैनिंग होगा प्रथम वायसराय। नहीं समझे लोग? कहने का मतलब है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल है 1828 से लेकर 1835 तक और इसी के काल में
अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा करना है। तीनों को मिला दिया गया था, चेन्नई मद्रास को। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेटी। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेटी के न बन गया भारत का। अच्छा, अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माने मान के चलिए तो ये कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल बिल भाई है, क्या नाम है, कैनिंग, तब ना हमारे सराय बना वो। तो आईपीसी एक्ट 1860 लाया गया, जिसे 6 अक्टूबर 60 को पारित कर दिया गया। ठीक है, भारत में आईपीसी का जनक कौन है? यही लॉर्ड मैकाले। और अंग्रेजी शिक्षा का भी जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले। अब नेक्स्ट पर आइए, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर एस एन सेन। डॉक्टर एस एन सेन का कथन है कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत भी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। माने शुरुआत तो धर्म के संग धर्म के लिए हुआ, लेकिन अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। 1857 का सैनिक विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। इस सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण गाय और सुअर के चर्बी का एनफील्ड राइफल के कारतूस के ढक्कन में प्रयोग करना था। और पहले कौन राइफल था? ब्राउन बैस। अब क्या आ गया? एनफील्ड राइफल। 1857 के विद्रोह के स्वरूप इतिहासकारों में मतभेद है। जैसे यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा? अशोक मेहता एवं डिजराइली ने। दो आदमी ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है, अशोक मेहता एवं डिजराइली ने। यह न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, आरसी मजूमदार ने। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, और जेम्स आउट्रम एवं टेलर। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विद्रोह षड्यंत्र था, एल.आर.ई. रीज। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने की देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। बिपिन चंद्र ने कहा था, बिपिन चंद्र जो नहीं लिखे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास किसने लिखा है? बिपिन चंद्र, जो पढ़ते हैं लोग, ब्लैक स्वान पब्लिकेशन का। उन्होंने कहा था, बिपिन चंद्रा ने, कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिजराइली एवं अशोक मेहता ने। राष्ट्र की स्वतंत्रता का युद्ध था, ताराचंद्र ने। और यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था, सीले एवं लॉरेंस ने। कहे ना कोई लोग कि सैनिक विद्रोह काहे कहता लो सैनिक विद्रोह? दूसर देश में हमार मान सम्मान बढ़न रहो, तो ये सबको याद करना होगा। ठीक है, कि यह किसने कहा था? यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह है, लॉरेंस एवं सीले। राष्ट्र की स्वतंत्रता का युद्ध था, ताराचंद। राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजराइली एवं अशोक मेहता। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? डिजराइली एवं अशोक मेहता। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, बिपिन चंद्रा। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध षड्यंत्र है, रीज। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है, आउटम एवं टेलर। देखिए, जितना ही खराब का बात लिखा था, ये जरूर न कोनो विदेशी है, मिलाओ तो नहीं। ये कहता है अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम सबका षड्यंत्र है, आउटम टेलर। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध है, सीधे धर्म से जोड़ देता हूँ। हिंदू मुस्लिम लीग मिल के ईसाई के खिलाफ लड़ता लोग, एल.आर.ई. रीज। यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था, सीले एवं लॉरेंस। अब बाकी हई का है, डिजराइली का है, कह रहा है राष्ट्रीय विद्रोह है, क्योंकि वहां वो विपक्षी में बैठा था। तो बुराई ना करी सरकार के। अब नेक्स्ट चलिए, नील विद्रोह कब हुआ था? बताइए लो, नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। नील विद्रोह। जयंतिया विद्रोह 1860-63 में। कुकी विद्रोह 1860-90 में। और कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। कब हुआ था?
1840 में। कुका विद्रोह 32 से 34 में। कुका विद्रोह कब हुआ था? 32 से 34। कुका विद्रोह 1840 में हुआ था। देखिए, कुका जो है नामधारी संप्रदाय के लोग कहलाते थे। 1840 के आसपास इस पंथ का प्रारंभ सियान साहब अर्थात भगत जवाहर मल ने किया था। ठीक है। नामधारी सिक्कों के ने बूचड़खानों का भारी विरोध किया। बूचड़खाना का मतलब जहाँ गाय भैंसों को हलाल किया जाता है। मालेर कोटला में 1872 में खूनी कांड हुआ जिसमें दर्जनों कुका मारा गया। कुका विद्रोह के नेता बालक सिंह और बाबा राम सिंह थे और इन्हीं के न चेला थे भगत जवाहर मल। राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। किसको? राम सिंह को। और उस समय वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। नील विद्रोह और नील आयोग का संबंध बंगाल से था और नील आयोग 1860 में सीटेनकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। दीनबंधु मित्र जो है ने एक नाटक लिखा जिसका नाम है नील दर्पण और उसी नाटक में इन्होंने नील किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला 1859 में। और 1860-63 के जयंतिया विद्रोह का नेतृत्व किंग नंग बाह ने किया था और कुकी विद्रोह मणिपुर में हुआ था। तो कुकी विद्रोह कब हुआ था? 40 कुकी विद्रोह हुआ था 1860 से 90 के बीच और इसके नेता थे किंग नंगबा और ये कहाँ हुआ था? मणिपुर में। ठीक है। नील विद्रोह हुआ था 59-60 में बंगाल के क्षेत्रों में। ठीक है। और इसके लिए नील आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया 1860 में सीनेटकर को। और दीनबंधु मित्र ने जो 1859 में नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा है? दीनबंधु मित्रा ने। और इसी में उन्होंने नील किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। ठीक है। और ये जो प्रश्न है कि कुका विद्रोह कब हुआ, तो 1840 में। और ये कहाँ हुआ था? पंजाब के क्षेत्रों में। और इसके नेता कौन थे? बालक सिंह और राम सिंह। और उसी में एक आदमी थे भगत जवाहर मल जिन्हें प्रारंभ में सियान साहब भी कहा जाता था। और इन्होंने क्या किया था कि बूचड़खानों का विरोध किया और विरोध किया तो खूब खून खराबा हुआ। और जब खून खराबा हुआ तो राम सिंह को कहाँ भेज दिया गया? रंगून बर्मा। एक आदमी को और बर्मा भेजा गया। देखिए, याद इसलिए नहीं है कि बार बार हम लोग भूल जाते हैं। देखिए, कुका आंदोलन पंजाब में भगत जवाहर मल है। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह। भगत जवाहर मल के शिष्य कौन थे? राम सिंह। और इनको 1872 में अंग्रेजों के द्वारा कड़ाई से सामना करने के कारण कैद कर रंगून भेज दिया गया जहाँ मृत्यु। उनको भी तो बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था। हाँ, गीता रहस्य 6 साल 1908 से लेकर 14 ले। अब नेक्स्ट प्रश्न आइए। कालानुक्रम सजाना है। ठीक है, तो इसको पढ़ दिया जाए। बताइएगा लो। कि ब्रह्मा समाज जो है सबसे पहले किसका स्थापना हुआ? ब्रह्मा समाज का। कब हुआ? 1828 में। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना होता है 1875 में। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना होता है कब? 1897 में। तो सबसे पहले स्थापना किसका होता है? ब्रह्मा समाज का। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? कब किए थे? 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की जाती है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज के द्वारा मूर्ति पूजा एवं जाति प्रथा का विरोध किया। महिला का उत्थान एवं पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा का उन्होंने समर्थन किया। ठीक है। उसके बाद आइए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में की गई थी। आर्य समाज के द्वारा शुद्धिकरण आंदोलन चलाया गया और इसी शुद्धिकरण आंदोलन चलाने के कारण सर वेलेंटाइन सिलोर ने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा। शुद्धिकरण ने बुझते हैं शुद्ध करतनी, मुसलमान से हिंदू में फिर आया होता रहता। ठीक है, घर वापसी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया और बेलूर मठ की स्थापना पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। तो रामकृष्ण का स्थापना किसने किया? विवेकानंद ने। कब किया? 1897 में। और तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? विवेकानंद को। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाषण दिया? क्या कहा था? मेरे भाइयों एवं अमेरिका के। तो यहाँ से क्लियर है ये भी। अब कुछ ऐसा है इसका कालानुक्रम। सबसे पहले मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन आता है, अंग्रेजी का शिक्षा। उसके बाद आता है वुड का एजुकेशन डिस्पैच। उसके बाद आता है इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन द सार्जेंट रिपोर्ट।
तो मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन कब आया था? 1835 में। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेटिक ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा बनाया और अंग्रेजी में शिक्षा देने का प्रारंभ विलियम बेटिक के समय में लॉर्ड मैकाले करता है। कानून का वर्गीकरण का भी अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। वुड का एजुकेशन डिस्पैच कब हुआ? 54 में। ठीक है, वुड डिस्पैच को भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कब हुआ? 54 में। हंटर आयोग 82 में। शिक्षा पर लॉर्ड रिपन के काल में, और इसी लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जो ललटेन लेकर घूमती थी। सार्जेंट शिक्षा 44 में लाया गया। राधा कृष्ण आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1948 में बनाया गया था, जिसके आधार पर 1953 में यूनियन ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई थी, यूजीसी नेट। तो फिर से इसको पढ़ लिया जाए कि सबसे पहले कौन आया? मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन कब आया? 1835 में। और इसी 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने मिनट ऑन एजुकेशन यानी कि अंग्रेजी में शिक्षा देने का कार्य को शुरू किया। उसके बाद वुड का डिस्पैच कब आया? 54 में। ठीक है, और इसी को भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड के डिस्पैच को 54 में। हंटर आयोग 1882 में शिक्षा पर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया। सार्जेंट शिक्षा योजना 1944 में, और राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग कही 1948 में, और इसी के आधार पर 1953 में यूजीसी नेट की स्थापना की गई। तो ये सारा जो सिस्टम है, जैसे मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, वुड का डिस्पैच, हंटर आयोग, सार्जेंट योजना, राधा कृष्णन आयोग, किससे संबंधित है? एजुकेशन से। राधा कृष्ण आयोग 1948 में। हाँ, तब ना यूजीसी नेट की स्थापना हुआ। बताइएगा लोग कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना है, इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। वो कौन है? जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल गुरु। हाँ, सुधारवादी नेता थे महाराष्ट्र के। देखिए, 18 वर्ष की आयु में स्नातक पास कर गए, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बन गए, तथा सुधारक के सह संपादक भी बने। सुधारक क्या था? सुधारक किसने निकालता है? पत्र का कौन निकालता था सुधारक? गोपाल कृष्ण गोखले। तो जब ये प्रश्न पूछा जाए कि सुधारक पत्र के संपादक कौन थे? 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा की स्थापना उन्होंने की, प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री बन गए, 29 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक बन गए, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, कहाँ के? बंबई के, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए एवं देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार है कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी यानी कि लिबरल यानी कि नरमपंथी कांग्रेस के प्रारंभिक नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1886 में एवं मृत्यु 1915 में हो जाती है, 19 फरवरी 1915 में। यानी कि अगर 66 में गांधी जी से बड़ा। अरे जो मरण का पूछ रहे हैं भाई, मर गए थे 19 फरवरी 1915 को। अगर 9 जनवरी 1915 को मर गए रहते तो गांधी जी से भेंट नहीं होता। मात्र 10 दिन कई दिन का अंतर है जी? 10 दिन का ना है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौट कर आते हैं भारत। अगर 10 दिन पहले ही मर गए रहते, 19 फरवरी को मर जाते हैं। आइए, अगर माने कुछ दिन पहले मर गए रहते जनवरी में, तो भारत भ्रमण का राय कौन देता? उतारते मात्र सोचे थे सत्याग्रह शुरू कर दे, लेकिन राय दिए यही गांधी गोपाल कृष्ण गोखले। आ कहे कि पहले 15 या 16 2 बरस पहले पूरा भारत गांधी घूम जाओ और जान जाओ यहाँ के लोगों को, क्योंकि वहां भी अंग्रेज है, यहाँ भी अंग्रेज है, साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेज है, भारत में भी अंग्रेज है। ठीक है, एक पॉइंट है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लोग अलग हैं और भारत के लोग अलग हैं। इसलिए बिना भेष के भूसा तारा ना मिली, बिना लोग के समझ ले कैसे लोग के इकट्ठा करबो। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में, मृत्यु 19 फरवरी 1915 को। गोपाल कृष्ण गोखले ने के गुरु कौन थे? एमजी रनाडे।
गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनावटे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकुरात कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले क्या कर गुरु रहा? गांधी जी। गांधी जी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनावटे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में भारतीय सेवक संघ की स्थापना की थी। 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी। हाँ, बहुत पूछा जाता है बनारस वाला। हाँ, 1905 में यही बनारस वाला में बने। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले 1905 है। और इसमें देखिए क्या क्या काम हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में जब बने, कांग्रेस का 1905 के बनारस वाला जो बने अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का यहाँ पर अनुमोदन किया गया कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाएंगे हम लोग। चूंकि 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था और तब 1906 में कलकत्ता में होता है, तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया। लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। लेकिन अधिवेशन का पूछेगा तो यही प्रश्न 68 बीपीएससी में पूछा हुआ भी पूछा है ना 68 में। अब यहाँ से आइए तो बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 बनारस में क्या हुआ? वहाँ पे स्वदेशी एवं बहिष्कार को अनुमोदित किया गया। बनारस में कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग चाहता था कि बंगाल से निकलकर स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में जाए। लेकिन नरमपंथी चाहते थे कि नहीं, गरमपंथी आपका बात नहीं मानेंगे, कि बंगाल का मामला है तो बंगाल में रहने देंगे, भारत में ले आएंगे। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ही लोग कहा ना, पूरा देश के मामला बा। आज बंगाल के बटले बिहार महाराष्ट्र के बाटे, यही सब लतम जुतम हो गए 1907 में सूरतपुट में। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे और भारत में उग्र राष्ट्रवाद के जनक बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 9 मई 1966 में। अरे भाई, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अच्छा, कह रहा है यहाँ पर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा जो क्रांतिकारी गतिविधियों में संगठन थे? अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो इसमें होगा कि सिर्फ अभिनव भारत कहाँ? महाराष्ट्र में। अनुशीलन समिति बंगाल में। यही दोनों जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और उनके बंधुओं द्वारा, भाई के द्वारा कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। पश्चिम बंगाल में अभिनव भारत सबसे, पश्चिम भारत में यानी कि महाराष्ट्र में जो है अभिनव भारत सबसे संगठित था। देखिए 2 भाई था लोग, एक का नाम था बीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने कहा है कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और उनके बड़े भाई का नाम था गणेश वासुदेव सावरकर। और इन लोगों ने मिलकर 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना की महाराष्ट्र में। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन बापट बम बनाने के लिए पेरिस भेजा गया। और यहाँ पर अनुशीलन समिति के लोगों ने क्या किया? हाँ देखिए, अनुशीलन समिति के लोगों ने हेमचंद्र दास, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश वासुदेव सावरकर 2 भाइयों ने मिलकर किया था। और इन लोगों ने पीएन बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा। ठीक है। और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अभिनव भारत सबसे सशक्त क्रांतिकारी संगठन था। और इन्हीं लोगों में ना अनंत लक्ष्मण काराने ने जैक्सन को गोली मार दिया। क्या किया था जैक्सन? जैक्सन जो है इनके बड़े भाई को भेज दिया था रंगून, काला पानी के सजा दे दिया। तो खीसे अनंत लक्ष्मण काराने, गोपाल कृष्ण कर्वे और विनायक देश पांडे ने क्या किया? नासिक रेलवे फाटके पर गोली मार दिया जैक्सन को। देखिए 1899 में नासिक में गुप्त समाज मित्र मेला की स्थापना सावरकर बंधुओं द्वारा की गई। देखिए सबसे पहले ये लोग नासिक में कई लोग मित्र मेला 1899 में दोनों भाई मिलके, और ओकरा बाद 1904 में अभिनव भारत बना। तो अभिनव भारत का पूर्ववर्ती संस्था कौन हुआ? मित्र मेला।
1909 में नासिक के जिला अधिकारी जैक्सन की हत्या अनंत लक्ष्मण कनारे ने कर दी। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन बिहारी दास द्वारा 1902 में की गई। बारिंदर कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा 1907 में कलकत्ता अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। अनुशीलन समिति का नारा था खून का बदला खून। बारिंदर कुमार घोष द्वारा युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला गया और इसी युगांतर दल के सदस्यों में से थे की गई थी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था और सर सैयद अहमद खान ने भारत में मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत थे। सर सैयद अहमद खान प्रारंभ में राष्ट्रवादी थे लेकिन कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस के विरोधी हो गए। ठीक है, यही वह सर सैयद अहमद खान है, असलीगढ़ मुस्लिम। तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की अहमद खान। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। 1916 में 1916 में दो होम रूल लीग आरंभ किया गया जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सबसे पहले कौन किया? तिलक की, उसके बाद एनी बेसेंट किए। तो देखिए 1916 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई जिसका नेतृत्व तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया। भारत में होम रूल आंदोलन आयरलैंड के आंदोलन से प्रभावित था और आयरलैंड से एक और चीज लिया गया है भारतीय संविधान में, अस्पृश्यता का अनटचबिलिटी, अनुच्छेद 17। तो होम रूल आंदोलन आयरलैंड से 1870 से 1907 के बीच चलाया गया और भारत में होम रूल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनक एनी बेसेंट थे। भारत में होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में किया गया। तिलक का क्षेत्राधिकार कर्नाटक, महाराष्ट्र था जिसमें बंबई नहीं था, मध्य प्रांत बरार तक था और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई और इसका कार्य क्षेत्र लगभग पूरा भारत था और भारत के जितने भी नरमपंथी नेता थे वो होम रूल लीग से जुड़े थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एक वो उसी का नहीं इसमें मिला हुआ था, लोग मना कर दिए थे। तो होम रूल आंदोलन 16 से 18 के बीच चलाया गया और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे जो इनके कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया जैसी इन्होंने जो अखबार निकालते थे उसी में ही संपादक थे और होम रूल लीग स्थापना करने का विचार जॉर्ज अरुंडेल ने दिया था। अब आइए गांधी जी को नहीं पढ़िएगा तो कभी तैयारी पूरा नहीं होगा। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1906 में। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किया था। ठीक है, महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा का पैरवी करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। 7 जून 1893 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। गांधी जी को डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में नेटाल प्रांत की राजधानी पीटरबर्ग मेरिटबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया। यहाँ लिखता है उतार दिया गया, पहले लिखता था फेंक दिया गया। खूब मारा गया उनको। गांधी जी को काला गोरा रंग भेद के आधार पर ट्रेन से धक्का मारकर बाहर किया गया। गांधी जी इसके विरोध में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया और ऐसा करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति गांधी जी थे। 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की गई। गांधी जी ने पहला अहिंसात्मक सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 1906 में स्थानीय भारतीयों के खिलाफ गठित ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध में किया। 1907 में काले अधिनियम के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह अप्रैल 1917 में नील किसानों की समस्या के लेकर चंपारण था।